जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा 4, जो कि हमारा एग्रीकल्चर। क्लास 10th की जियोग्राफी है। फटाफट हम 2025 के एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। यहाँ पे चैप्टर 3 नहीं, इसको आप चैप्टर 4 कर लीजिए। ये चैप्टर 3 नहीं है हमारा, और चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। अब जैसे देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो एग्रीकल्चर क्या है, आपको एक ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर क्या है, हमारा एक ऐसा आर्ट एंड साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो मेनली हम आज जियोग्राफी में चैप्टर 4 पे डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के एग्रीकल्चर होते हैं। हाँ, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को लेकर के चैलेंजेस क्या क्या है, इकोनॉमिक रोल क्या है एग्रीकल्चर में, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मेजर क्रॉप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे आगे के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर गवर्नमेंट की क्या इंटेंटिव्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट इंटेंटिव्स के बाद हम सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उस पर डिस्कस करेंगे। तो मेनली आज हमारा जो चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नोट्स बनाना है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप दोनों में से यहाँ पे क्या है, नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स रिवीजन के लिए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। जैसे ही हमारी क्लास और 10th की ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने क्लास 6 से लेकर के 9 तक की हमारी ज्योग्राफी अभी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 10th भी अब कंप्लीट होने वाला है। आज हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बच जाएंगे 3 चैप्टर और, मिनरल्स, लाइफलाइन इंडियन इकोनॉमी, और हमारा जो लास्ट चैप्टर बनता है पॉपुलेशन, उस पर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें इन्वॉल्व रहता है हमारा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब है जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और हमारा जो पशुपालन होता है, यानी कि जिसमें हम एनिमल को क्या करते हैं, पालते हैं, वो भी इसमें क्या है, शामिल होता है। तो वो हमारा होता है एग्रीकल्चर। अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो एग्रीकल्चर है वो हमारा किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हमारी इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड आता है टर्सरी सेक्टर, या आप इसको कह सकते हैं सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जैसी जो चीजें होती है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग जैसी चीजें की बात करते हैं। और टर्सरी सेक्टर यानी कि जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, उसमें हमारी सर्विसिंग सेक्टर आती हैं। जैसे अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सारी क्या हमारे टर्सरी सेक्टर में आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दी जाती है, सर्विसेज दी जाती है, इसलिए क्या होती है, हमारी सर्विसिंग सेक्टर में आती है। अब यह याद रखिए। तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा किस में आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। अब जैसे देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोग इंगेज रहते हैं, यानी कि शामिल रहते हैं, सबसे ज्यादा लोगों को जो एम्प्लॉयज मिलता है वो किस में मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लोगों को एम्प्लॉयज मिलता है। तो हमारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में। इन शॉर्ट समझिए कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में हमारी कंट्री के अंदर जो लोगों को एम्प्लॉयज मिलता है वो कहाँ मिलता है, एग्रीकल्चर में मिलता है, और जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जीडीपी में। इंक्लूडिंग अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, या वो कंट्री जो आज के टाइम पे एग्रीकल्चर पे, यानी कि जिसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। आपने पढ़ा होगा, ये आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अगर होगी तो आपको याद होगा कि जब 1947 में जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, तो उस टाइम पे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो किसके लिए आया था, एग्रीकल्चर के लिए ही आया था। तो उस टाइम पे 60% से ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट थी, वो 75% वो किस में थी, हमारी इकोनॉमी की इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर के ही थी।
तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं तो आपको इसमें क्या है, 3 टाइप्स की फार्मिंग देखने को मिलेगा। पहला आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसका मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो यानी कि आदिम निर्वाह कृषि जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या है, जो इसकी जो प्रैक्टिसेस की जाती है वो स्मॉल प्रैक्टिसेस यानी कि छोटे छोटे पिचेस, छोटे छोटे खेतों पे की जाती है, छोटे लैंड एरिया पे की जाती है। और इसका मेनली यूज होता है प्रिमिटिव टूल्स, यानी कि इसमें जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो पुराने यानी कि प्राचीन टाइप के जो टूल्स होते हैं, ओल्ड जो टूल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। मतलब इसमें एक तो लैंड एरिया छोटा होता है, दूसरा जो टूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, प्रिमिटिव यानी कि ओल्ड टाइप के टूल्स होते हैं। ये डिपेंड करते हैं मॉनसून और जो नेचुरल फर्टिलिटी है, यानी कि सॉइल की जो नेचुरली फर्टिलाइजर्स है, सॉइल की जो नेचुरली कह सकते हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो क्वालिटीज है उस पर वो क्या करती हैं, डिपेंड होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं, जो कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की बात करते हैं, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखने को मिलेगा। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं सघन निर्वाह खेती या कृषि। कृषि यहाँ पे आपको हिंदी देखने को मिल जाएगा। इसमें जो प्रैक्टिस किए जाते हैं वो क्या होते हैं, घनी आबादी वाले एरिया में किया जाता है, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। तो हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में क्या है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंटेंसिव लेबर्स और यूज़ किया जाता है इसमें फर्टिलाइजर्स, इसमें फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम पैडी कल्टीवेशन की बात करते हैं, जो कि हमारी कंट्री में कहाँ पे ग्रो किया जाता है, प्लेन्स एरिया में ग्रो किया जाता है, यानी कि भारत के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जो धान की खेती होती है, पैडी मतलब धान की खेती करना। उसके बाद आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, इसमें लार्ज स्केल पर फार्मिंग क्या होती है, इंक्लूड होती है। और इसमें यूज़ किया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे जिसमें हम जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं इसका मेन मोटिव क्या होता है, सेल करना यानी कि बेचना और प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल जैसे वीट की जो खेती की जाती है पंजाब और हरियाणा में, तो ये हमारा क्या होता है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। मेनली इसका मेन मोटिव भी होता है प्रॉफिट गेन करने के लिए, यानी कि जो क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं वो सेल करने के लिए, सेल करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्रॉप्स ग्रो किया जाता है। तो ये होता है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। अब देखिए बात करते हैं मेजर क्रॉप, हमारी कंट्री के अंदर में कौन कौन से मेजर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो मेजर क्रॉप्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड क्रॉप। फूड क्रॉप्स में आपको जैसे राइस और व्हीट आता है, तो ये हमारे किस में आ रहा है, फूड क्रॉप्स। तो जो राइस है उसको ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेट है वो कैसा चाहिए, हॉट और ह्यूमिड। ह्यूमिड रीजन का मतलब होता है, या अगर आप ह्यूमिड की बात करें तो इसका मतलब होता है जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर, तो इसे हम कहते हैं ह्यूमिड। तो राइस ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एक तो गर्म तापमान चाहिए और ह्यूमिड रीजन चाहिए, मतलब ह्यूमिड क्षेत्र में जहाँ यानी कि जहाँ पे जो ऊष्मा वाली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। और जैसे मेजर स्टेट की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट है जहाँ पे राइस क्या है, काफ़ी लार्ज मात्रा में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। उसके बाद आता है वीट। वीट मतलब आप कह सकते हैं गेहूं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो मतलब वीट को ग्रो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठंडे वातावरण की होती है, कूल ग्रोइंग सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ब्राइट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम। तो इसके हार्वेस्ट करने के लिए, हार्वेस्ट मतलब उसकी कटाई करने के लिए, तो किस किस स्टेट में वीट ज़्यादा ग्रो होता है, तो पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में आपको क्या है, वीट लार्ज स्केल पर ग्रो होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिलेट्स। मिलेट्स मतलब होते हैं जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ज्वार यानी कि बाजरा, सॉरी ज्वार, फिर आता है बाजरा और रागी, जिसे हम क्या कहते हैं, ये एक तरीके से सूखा प्रतिरोध अनाज होता है, मतलब मोटा अनाज होता है। आपको जो ये मिलेट्स क्रॉप्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी स्टेट में ग्रो किया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे स्टेट में इसे ग्रो किया जाता है। और इसमें जो मोटे अनाज होते हैं इसमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। उसके बाद आता है हमारे पास कैश क्रॉप। तीसरा जो टाइप्स आता है क्रॉप्स का वो कौन सा आता है, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में जैसे हमारा शुगर कैन, सॉरी शुगर कैन और
कॉटन, ये हमारे आते हैं कैश क्रॉप में। इसको अगर हम शुगर कैन की बात करें तो ये इसको ग्रो करने के लिए हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो शुगर कैन ग्रो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है। वैसे शुगर कैन पूरी कंट्री की बात करें तो कहाँ ग्रो किया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन को ग्रो करने के लिए क्या ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है और मॉडरेट रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉटन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है कॉटन। तो मतलब जिस जिस रीजन में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं उन उन रीजन में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कॉटन ग्रो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? जैसे टी, कॉफी, रबर, ये सारी चीजें जो क्रॉप्स होती है यानी कि मेनली जो हमें प्लांट से मिल रहा है तो वो हमारा किस में होता है? मतलब इसको हम प्लांट के फॉर्म में ग्रो करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्लांटेशन क्रॉप होता है। जैसे हम टी है, चाय की खेती है, या कॉफी, रबर की बात करते हैं, ये सारी किसमें है? प्लांटेशन क्रॉप में। मेजर रीजन की बात करते हैं जैसे जो टी है वो कहाँ ग्रो किया जाता है? आसाम में। कॉफी कहाँ किया जाता है? कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। तो ये मेजर स्टेट है प्लांटेशन क्रॉप्स के। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो हम तीन तरीके से करते हैं। पहला आता है हमारा क्रॉप रोटेशन, दूसरा आता है मिक्स्ड फार्मिंग और तीसरा आता है इरिगेशन मेथड। अब जैसे देखिए क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, इसमें हम अल्टरनेटिव क्रॉप्स होते हैं उसको हम मेंटेन करके चलते हैं सॉइल फर्टिलिटी के लिए। यानी कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए हम फसल को क्या करते हैं? बदल बदल करके क्या करते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, हम इसमें जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स ग्रो के साथ साथ हम क्या करते हैं? एनिमल्स को भी पालते हैं, पशुपालन करते हैं। तो ये हमारा किस में आता है? मिक्स्ड फार्मिंग में आता है। इरिगेशन मेथड में बात करें तो इरिगेशन मेथड में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? जैसे ड्रिप इरिगेशन देखने को मिलेगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या है? इरिगेशन के मेथड देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर में जो एग्रीकल्चर में कुछ चैलेंजेस है। अब चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा? डिपेंड्स ऑन मानसून। आज भी हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स इंगेज हैं, जो कि क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वो किस पे डिपेंड है? मॉनसून पे ही डिपेंड है। तो अगर अच्छी बारिश होती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रॉप्स अच्छी ग्रो होती है हमारी कंट्री के अंदर में। तो डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून। स्मॉल यानी कि अगर हम बात करते हैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड जो लेबर होल्डिंग है तो उनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? प्रोडक्टिविटी की। यानी कि उत्पादन क्षमता आज भी हमारी कंट्री के अंदर में क्या है? कम है। अगर हम कंपेयर करें किसके? खास करके यूएसए से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी कंट्री में जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? आज भी बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर देखने को मिलेगा सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन यानी कि ड्यू टू जो ओवर यूज हम करते हैं किसका? फर्टिलाइजर्स का और जो पेस्टिसाइड्स है, तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस है कहाँ पे? हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर जो कि आज के टाइम पे फेस कर रही है। कुछ गवर्नमेंट इंटेंटिव्स की बात करते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा क्या है? एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था? एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा लाया गया था। रीजन क्या था? हमें इसमें क्रॉप्स, फूड जो क्रॉप्स हैं उसमें अपने आप को क्या बनाना था? आत्मनिर्भर बनाना था। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को हमने क्या था? यूज किया था और हमने इम्प्रूव किया था अपनी इरिगेशंस को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मेन मकसद क्या है? मेन मोटिव, एम कह लो तो क्या है? वो मोर क्रॉप्स को क्या करना है? पर ड्रॉप, यानी कि एम्स, जो इसका जो एम्स है वो क्या है? मोर क्रॉप्स पर ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इसमें इंश्योर करना कि फार्मर को क्या मिलता रहे? उनके क्रॉप्स का एक फेयर प्राइस उन्हें मिलता रहे ताकि वो प्रोड्यूस, यानी कि जो क्रॉप्स है वो प्रोड्यूस करते रहे। ये आपको क्या है? कुछ गवर्नमेंट इंटेंटिव्स देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कि हमें आज के टाइम पे ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है जिसमें हम बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हमें क्या करना है? बैलेंस वे में क्या करके करना है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना है। जैसे आज के टाइम पे हम क्या है? केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं।
तो इससे क्या होगी, जो सॉइल की जो फर्टिलाइजर है या सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या होती जा रही है, खराब होती जाती है। तो जो आने वाले टाइम के लिए सॉइल कैपेबल नहीं रहता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो वो ज़मीन हमारे लिए क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसके अल्टरनेटिव में हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पैटर्न को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम नेचुरल इनपुट्स को यूज़ करते हैं किसके लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि अगर हम बात करें ZBNF, यानी कि इसमें मिनिमाइज करना है जो भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज है उसको। एफ यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कृषि वानिकी। अब इसमें क्या है, बेहतर जो सॉइल है, यानी कि अगर हम इंटीग्रेट्स ट्रीज विथ क्रॉप्स फॉर बेटर सॉइल मैनेजमेंट, यानी कि हम बेटर सॉइल मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, फसल के साथ साथ हम पेड़ों को भी क्या कर सकते हैं, लाइन से, या पेड़ों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जिससे जो हमारे सॉइल डिग्रेडेशन जैसी जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप सो कि कंप्लीटली आपका जियोग्राफी का जो चैप्टर 4 है वो रिवाइज हो गया होगा। अगर आप यहाँ से क्विक रिवीजन नोट्स भी बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं, और यहाँ से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटेगा नहीं। Thanks for watching friend. Take care. Jai Hind and wish you all the best for 2025 examination.